हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्लास 10th का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1। क्या देखेंगे भाई इसमें? तो हम इसके देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ देयर फॉर योर 2024 एग्जाम में आएगा। ये सारे क्वेश्चन का प्रेडिक्शन आज हम यहाँ पर करेंगे। नॉर्मली मैंने ऐसी सीरीज चालू की है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साइंस 1 के ढेर सारे चैप्टर्स का मैंने कंप्लीशन कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख रहे हैं। तो चलिए इसमें से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जितना भी टेक्स्ट बुक के बीच का क्वेश्चंस है ज़्यादातर उसको कवर करते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपको बाहर मिल जाते हैं, बट ये टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चंस ये नहीं, आपको बनते ही नहीं है, इन द सेंस समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा, वी अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थियोरी ऑफ ह्यूगो डी वेरिस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, म्यूटेशनल थियरी। फिर ग्रेगोर जॉन मेंडल इज पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, ये आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, रिसर्च स्टार्टेड थ्रू विच, ये नहीं आएगा, हाँ ये भी नहीं आएगा। जैकब एंड मोनार्ड प्रपोज्ड अ मॉडल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स इन देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज विच हैज अ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम चैप्टर नंबर 8 में भी देखेंगे। द साइंस ऑफ हेरिडिटी यूजफुल डायग्नोसिस। अच्छा अभी ये आपको क्या पूछेंगे, देखो यूजेस ऑफ हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। तो ये भी टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें क्या बोला, देखो यूजफुल ऑफ हेरिडिटी। तो एग्जाम में बोलेंगे गिव एनी टू यूजफुल यूजफुल या फिर एडवांटेज ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी। तो यहाँ से आपको ये लिखना रहेगा। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। देख भाई सबसे पहला तो इसका तेरे को क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन कहाँ से मिलेगा, तो मास्टर की से मिल जाएगा। डिफाइन आपको कर लेना है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ आरएनए दिस डीएनए, यहाँ पर कुछ नहीं, देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन डीएनए। हाँ दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। अच्छा देखो इधर दिया है important, this is called as central dogma. This is called as central dogma. mRNA is produced as per the sequence of nucleotide, only one of the two strand in the, अच्छा कितना strand use होता है, तो only one of the two strand is used. The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary। अच्छा कैसा रहता है, always complementary to the DNA strands for synthesis। ये बिसाइड्स देयर इज यूरासिल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट, यूरासिल इन आरएनए एंड थायमिन ऑफ डीएनए। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये यहाँ पर डेफिनेशन दिया है ट्रांसक्रिप्शन। आपको इसमें सेंट्रल डॉगमा याद रखना है, फिर टू स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, फिर यूरासिल इन आरएनए, थायमिन इन डीएनए, बस इतना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पर ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम देखिए, वो आपको वही जो क्वेश्चंस वहाँ पर आपको दिख रहा था ना, वो क्वेश्चन आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपसे वो पूछ सकते हैं। द एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन द साइटोप्लाज्म। किधर आएगा भाई, तो साइटोप्लाज्म। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। क्या लाता है, कोडेड मैसेज। मैसेज कंटेन्स द डी कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। आपको एग्जाम में लिख पूछ सकते हैं व्हाट डज द मैसेज कंटेन। तो message contain code for the amino acid. The code for each amino acid of consist of 3 nucleotide. It is called as triplet। देख भाई ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अभी इसके बाद का आगे का देखो, हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट इंडियन मेड एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तो ठीक है मार्क कर लो भाई। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो 20 अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है फॉर दिस, ये आपको नहीं चाहिए। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन एज पर द मैसेज ऑन अमाइनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA। फॉर दिस पर्पस tRNA हैज एंटीकोडॉन। तो tRNA के पास क्या रहता है भाई, एंटीकोडॉन रहता है। हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टू द कोडॉन ऑन mRNA, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसको आप क्या बोलते हो भाई, तो ट्रांसलेशन। द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड से बांध के रखते हैं इनको, तो पेप्टाइड, विद द हेल्प ऑफ RNA। ये सब जितना मार्क कर रहा हूँ सब पे आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर बाय द ट्रिपलेट कोडॉन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है भाई, मूविंग ऑफ, राइबोसोम मूव करता है, उसको आप क्या बोलोगे, फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दिस, ये कुछ नहीं, ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. However, sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the genes in its position that causes a minor change, which is nothing but the mutation. तो एग्जाम में याद रखना mutation. Some mutation may be minor, but some may be considered. For example, mutation may cause a genetic disorder like sickle cell anemia. तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, sickle cell anemia is caused by which type of genetic disorder? तो mutation की वजह से होता है. Next देखिए, what is the function of appendix in our digestive system? Wisdom tooth, animal like dinosaur, why extinct, why are many species of animal bird getting extinct. ये सारे क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आपको ये इवोल्यूशन पार्ट में मिलेंगे. इवोल्यूशन क्या, देखो ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट. फिर इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं, हाँ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. फर्दर मूव करोगे तो इसमें ये पैराग्राफ इतने बड़े बड़े हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव बीन फाउंड फ्रॉम दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फाउंड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड. फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये मार्क कर लेना, नंबर है ऑफ इनऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. नंबर ऑफ दोज सेल्स में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. There may had been some differences among those cells, and according to the principle of natural shown good growth, and some may have perished, which could be just adjust the surrounding. बस बाकी कुछ नहीं है, इतना important है. अब यहाँ पर देखो कुछ नाम दिखेंगे आपको. Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to the man and a giant whale. The plant diversity consists of various species ranging from chlorella to the huge banyan tree. Life exists on everywhere. यहाँ पर कुछ नहीं. ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरियोसिटी इन डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन लाइफ हैड प्रोड्यूस्ड टिल टू डेट. थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड. कौन सा थियरी? तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्क करके रखने का. अब देखते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन. जब मैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कभी कभी ये डायरेक्ट राइट शॉर्ट नोट में भी आता है, बट राइट शॉर्ट नोट में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोप्लाज्म, ये मार्क करना, प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फाउंड इन ओशन. इंडिगो यूनिसेलुलर gradually changes occurred in unicellular organisms which larger and more complex organisms were formed. All the changes slow and gradual. Duration of this 300 crore years. Change and development living organisms have been all round. Hence this overall process is called as evolution, which is organizational process development of plants and animals from the ancestor having different structural and functional organization is called as इवोल्यूशन. यहाँ से ये पूरा आपका पैराग्राफ का आंसर रहेगा. इवोल्यूशन का डेफिनेशन अगर आपको चाहिए रहेगा तो. अभी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा क्या आएगा, देख भाई, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस आएगा. कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल मेंशन 3 theories implies that evolution is everlasting process of change. However, it needs to prove it following are the proofs. तो किसी भी साइंस के एविडेंसेस को आपको प्रूव करने के लिए प्रूफ चाहिए. तो अभी देखो यहाँ पर ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है, वेरियस सिमिलैरिटीज. अभी ना इसमें डायग्राम दिखा के तुमसे पूछेंगे भाई, क्या आप दिखा के पूछेंगे तो डायग्राम. Various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils and ear pinna and thickly distributed hairs on the body are seen in animals. Whereas similar in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plant. This indicates that there are some similarities in those group and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor. तो बाहर से जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे देखो ना, इसका फेस देखो, इधर आंखें, इधर भी देखो, दो आंखें, ये इसका इधर माउथ है, इसका इधर माउथ है. फिर इसमें भी सेम, यहाँ पर 2 आँख, यहाँ पर 2 माउथ, ये आपके कान, ये आपके कान. तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये लोग कहीं ना कहीं सेम जगह से आ रहे हैं, जिसको बाहर की चीज़ों को देख के आप उसको क्या बोलोगे, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. तो एग्जाम में याद रखना, ये आपको पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल पूछा तो मॉर्फोलॉजिकल हेडिंग डालने का और चुपचाप उसके अंदर वो सारे एग्जाम्पल्स लिख देने का. डायग्राम दिखा तो डायग्राम में भी सेम लिखने का कि दिस शोज दी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. एनाटॉमिकल एविडेंसेस बोला तो अब मैं जाऊंगा बोन वाले स्ट्रक्चर पे. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, foreleg of ox, flipper of whale and patagium of bear. Similarly, use of each of those structure is different in respective animal. However, there is a similarity in structure of bones and joint in organs of each.
दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट दैट दोज हैव मे हैव कॉमन एंसेस्टर। तो इनका जो बोन का पैटर्न सब अलग अलग है, लेकिन देखो एक इधर बोन जॉइंटेड है, इधर बोन जॉइंटेड है, फिर ये ह्यूमन का हो गया, फिर यहाँ पर जॉइंटेड है, यहाँ पर जॉइंटेड है, फिर यहाँ पर ये ऑक्स का हो गया, फिर यहाँ पर देखो एक जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट और बाकी ये 5 पटाजियम ऑफ बैट हो गया, फिर फ्लिपर ऑफ वेल देखो यहाँ पर जॉइंटेड और ये पूरा जॉइंटेड। तो कहीं ना कहीं इनके बोन के अंदर भी सिमिलैरिटी दिख रही है। तो ये ऐसा बोन का स्ट्रक्चर दिख गया तो क्या लिख देंगे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। और इसके बारे में जो आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा रिस्पेक्टिव आपको क्या करना है, आंसर करना पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वो जो पूछते वेस्टिजियल ऑर्गन पे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क करके रखना। या तो इसके ऐसे डायग्राम्स दिखा के पूछेंगे या तो फिर आपको एग्जाम्पल लिखने को बोलेंगे। अभी देखो, अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आगे ये इतना पार्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पर डिजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये पूछ सकते हैं व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फ्रॉम लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल, इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। तो ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से ये चीज़ होती है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, thousands of years. Such organs are seen in different phases of disappearance and different such organ through non-functional in certain organ, it may be function in other organism. It is not a vestigial in the organism. ये स्टेटमेंट एक देख लेना लास्ट वाला। चलिए मूव ऑन करते हैं। प्लस देख भाई इसका क्या बोला मैंने, डायग्राम तो आपको करना ही है, सारे के सारे डायग्राम आपको करके रखने। एग्जाम में दिखा के पूछेंगे कि भाई ये क्या है, तो आपको क्या लिखना है, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। चलो इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है चुपचाप फॉसिल्स। फॉसिल्स ये देखो, जब क्या होता है कि ये सपोज मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कोई एक जानवर है ये जब मरता है तो इसके ऊपर और ऐसे मिट्टी बन जाती है। तो जब इसको खोदते हैं तो इसके नीचे इसका क्या मिलता है, देखो ऐसे इम्प्रिंट मिलता है। क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, देखो क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स, हाउ कैन वी टेल, नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बरीड ड्यू टू किसकी वजह से, फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड एंड अंडरग्राउंड, दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। Next, carbon consumption of animals and plants stops after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously. In case of dead bodies, plants and animal, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is a non-radioactive element. The time passed since the death of plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. This is called as carbon डेटिंग। तो ये कार्बन डेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेंगे। इट इज़ यूज्ड इन पैलेंटियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे व्हाट इज कार्बन डेटिंग, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज। तो व्हाट इज कार्बन डेटिंग मेथड बताया, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो C14 यूज करते हो, रेशियो ऑफ C14 C12 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या यूज है, पैलेंटियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट। वंस द एज ऑफ फॉसिल्स बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक, इट बिकम इजी टू deduce the information about other erstwhile organism. It seems that vertebrates have slowly originated from invertebrates. तो वर्टिब्रेट कहाँ से है भाई, तो इनवर्टिब्रेट से ही आए, तो ये भी लिख लेना। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिखा के तुमसे पूछ सकते हैं कौन से एराज हैं और ये क्या लोग क्या बता रहे हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फॉसिल्स बता रहा है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बरी होते हैं इसके ऊपर ऐसे रॉक्स की लेयर आते जाती है। कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग C14 एंड इट इज डेवलप्ड बाय विलियर्ड लिबी। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, कनेक्टिंग लिंक। ये बहुत खतरनाक पार्ट है। डकबिल, प्लैटिपस, लंगफिश एंड पेरिपेटस, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, तो भाई कनेक्टिंग लिंक में आते हैं। इनका चेकआउट करेंगे। डायग्राम देख के कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, देखो, सम प्लांट्स एंड एनिमल शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप। दो डिफरेंट ग्रुप में आ सकते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। एग्जांपल पेरिपेटस, कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। फिर सिमिलरली दिस एनिमल शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू arthropods. This indicates that peripatus is a connecting link between Annelida and arthropod. Similarly, तो ये याद रखना है तुमको, peripatus is a connecting link between Annelida and arthropod. इसके बाद duckbill platypus lay eggs like reptile but show relationship with mammals due to presence of mammary gland and hairs. तो इसका duckbill का किसके साथ
लेयर्स मतलब क्या, एग्स, सॉरी एग्स बोल रहा हूँ, रेप्टाइल्स और किसके साथ, मैमल्स के साथ रहेगा। कौन बीच में भाई, तो हमारा ये है डक-बिल्ड प्लैटिपस। दिस शोज relationship between reptiles and mammals. Lungfish performs respiration with lungs respective of windfish. This example include that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या रहेगा, देखो भाई, comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages. Initial stages में extreme similarity दिखती है। देखो आप देख के बता नहीं सकते कि कौन सा डिफरेंस है, कौन सा किसका है, या फिर ये फिश का, देखो फिश का भी तुमको सेम दिख रहा है और ये एंडिंग वाला भी तुमको, मैन का भी तुमको सेम दिख रहा है। बट सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल। सिमिलैरिटीज इनिशियल स्टेजेस मतलब क्या, कि ये सब लोग ना कहीं ना कहीं एक कॉमन जगह से आ रहे हैं। कॉमन जगह का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ एक कॉमन पार्ट है, यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐसे डिवाइड हुई हैं। तो कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या, कि इससे पहले कुछ यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन रही होगी, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम आते हैं डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन भाई ने एक थियरी दी थी कि नेचुरल सिलेक्शन, भाई देखो इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोला जाता है। इन्यूमरबल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन ही पब्लिश द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये तुमको मार्क कर लेना। देख भाई क्या बोला मैं, द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कौन सा बुक, while explaining the concept, Darwin says that organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustains which show the modification essential for winning the competition. However, besides this, natural selection also plays an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific character. Darwin's theory of natural selection was widely हायर सम ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन थ्योरी है। तो ये तो बहुत अच्छी बातें थी, एडवांटेजेस था उसका, और यहाँ पर उसका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस चालू हो गए, दैट इज योर ऑब्जेक्शन चालू हो गए। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज योर लमार्किज्म। जब आप लमार्किज्म की बात करोगे तो लमार्किज्म में कैसा रहेगा, देखो जीन बैप्टिस्ट लमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as a principle of use or disuse of organ. तो लमार्किज्म ने क्या, लमार्क सब भाई ने क्या बोला था, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशंस। सिमिलरली शोल्डर ऑफ एन स्मिथ, ये हो गया। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एम्यू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। Legs of bird like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snake have lost their ability of legs modification their body by burrowing habit. All these examples are type of acquired character. देख भाई मार्क कर ले, acquired character and are transferred from one generation to another. This is called as theory of inheritance of acquired character of Lamarckism. Lamarckism पूछा तो सिर्फ जिराफ नहीं याद आना चाहिए, ये सारे एग्जाम्पल्स भी याद आने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट्स ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल was widely accepted by transfer of those characters from generation to generation was rejected because it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck theory was disapproved. क्यों डिसअप्रूव्ड हो गया, तो वो भी लिखना है इसका डिसएडवांटेज। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्टरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। एंसेस्टरी मतलब क्या, कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट and animal is the effect of evolution. Species is the group of organisms that can produce fertile individual through the natural reproduction. Each species grows in specific geographical condition. Their food, habitat, reproductive ability and period is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to speciation. ये मार्क कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। देख भाई ये डायग्राम ना आपको
सेम टू सेम दे देंगे, बट यहाँ पर देखो द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन फॉर्म्ड वेरी सिंपल इन दिस ह्यूमन एवोल्यूशन कैन नॉट, यहाँ पर कुछ नहीं। लास्ट डायनासोर अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 crore years एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम एंसेस्टर हु वर मोर लेस सिमिलर मॉडर्न लेमूर्स। Tail of the monkey-like animals of Africa is said to be disappear about 4 crore years. They developed due to enlargement in brain. Their hand were also improved and thus ape-like animals were evolved. तो monkey-like animals से हम किधर आ गए भाई, तो ape-like animals पे आ गए। Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. ये भी आपको मार्क करना। Remaining ape-like animals stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzees evolved. गोरिल्ला और chimpanzees evolved हुए। Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seem to be occurred in different way. They had to use their hand more for eating food and other work. फिर यहाँ से ना तुमको डायग्राम में क्या पूछेंगे, देखो भाई डायग्राम में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है तुमको। एंशिएंट एनिमल्स लेमूर्स हो गया, फिर एजिप्टोपिथिकस हो गया, ड्रायोपिथिकस हो गया, रैम्पिथिकस हो गया, एस्ट्रोलोपिथिकस, इनका ईयर से याद रखना। स्किल्ड ह्यूमंस और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जर्नी ऑफ ह्यूमन। तो इस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। दिस एप स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट। देयर pelvic girdle developed in such a way that they started to stand in erect position. तो एग्जाम में क्वेश्चन, why the ape started to stand in erect position? That is because of proper development of pelvic girdle. Grassland and thereby their hands become available for the use anytime. The first human-like animal with erect posture which were using their hands had evolved about 2 crore years. तो फर्स्ट ह्यूमन-लाइक एनिमल कब आया था भाई, तो 200 करोड़ साल पहले। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन-लाइक एनिमल इज विद अस इन द फॉर्म ऑफ रैम्पिथिकस एप फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। Afterward, this ape grew up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. बस ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ब्रेन देख लो, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम। मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो अबाउट 20 lakh years ago and the skilled humans developed. About 15 lakh years ago, humans walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain from the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. Brain of 50,000 years old man had been sufficiently evolved to the extent that it could consider as a member of the class wise man, that is Homo sapien. फिर लास्ट में क्या आता है भाई, देखो निएंडरथल आता है। Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterward this evolution had been faster than the earlier. ये हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें। फिर इसमें अगर आप चेकआउट करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। 1000 years man wise man started to practice agriculture. तो कब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, 1000 years ago. It started rear the cattle herds and established the cities. Cultural development took place. Art of writing was invented about 5000 years ago, and the history had been started. मॉडर्न साइंस समझ बराबर, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब इसके टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। देखो ये वाला डायग्राम तो आपको बार बार पूछा जाता है भाई, ये कर लो यहाँ से रीड, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। चलो आगे जब देखोगे तो कंप्लीट ये होना चाहिए। राइट शॉर्ट नोट में अगर आप देखो तो कनेक्टिंग लिंक याद रखने का, एवोल्यूशन याद रखने का, डार्विन्स थियरी और लामार्किज्म। एम्ब्रियोलॉजी नहीं किया तो भी चलेगा। डिफाइन हेरिडिटी ये तो आपको आना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग होना चाहिए। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन फिर से इधर है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई और हमने इसमें ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाकी के चैप्टर्स भी बहुत जल्द आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर